अब आगे उनके जाते ही आदित्य ने किसी को कॉल किया और कहा नज़र रखना उन पर। ये बोल उसने कॉल रखा और खुद से बोला, जानते हैं आपको भाई की फिक्र है। वो सच कहे तो हमें भी यही बात सता रही है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये बोल वो गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चला गया। रात का वक्त। रुद्राय एक सुनसान जगह पर अपनी कार की बोनट पर बैठा था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी और ऐसे ही कई बोतलें उसने रोड पर फेंकी हुई थी। उसके कानों में बस सुबह के वैद्य ने मारा हुआ थप्पड़ और जो शब्द उसने बोले थे वही गूंज रहे थे। वो थप्पड़ की गूंज और वो शब्द उसके जख्म पर नमक का काम कर रहे थे। उसकी आंखें इस वक्त और लाल और गुस्से से भरती जा रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल को भी खाली किया और उसे भी वहीं रोड पर फेंक दिया। उसने अभी तक 3 बोतल ख़त्म कर ली थी, पर उसकी आंखों में नशे की खुमारी से ज़्यादा गुस्से की आग भड़क रही थी। वो अपनी गाड़ी की बोनट से उतरा और गुस्से से दांत पीसकर बोला, इस थप्पड़ का बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारा मुंह पर ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि जिंदगी भर उस थप्पड़ की गूंज कानों में गूंजती रहेगी। सुबह का वक्त। हुकुम सा और बाकी सब तैयार होकर हॉल में इकट्ठा हुए, सिर्फ रुद्राय को छोड़कर। नौकरों ने ले जाकर सारा सामान गाड़ी में रख दिया। सबके आने के बाद हुकुम साहब बाहर निकले और उनके पीछे सब आए। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए, पर अवंतिका जी परेशानी से मेन डोर के बाहर देख रही थी। उन्हें ऐसा देखता पाकर हुकुम साहब उनके पास आकर उनके कंधों पर हाथ रख बोले, उनकी फिक्र करना बंद कीजिए। वो जब शांत होंगे तो अपने आप ही वापस आ जाएंगे। कुब्जा की इस बात पर हुकुमरान निसार ने कहा, कैसे फिक्र ना करें, और क्या वो हमारे साथ नहीं चल रहे? इस पर हुकुमरान ने कहा, नहीं, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे, पर आप फिक्र मत कीजिए। हमारी उनके असिस्टेंट से बात हुई है। उसने कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो कल तक वापस आ जाएंगे। इसलिए अब आप चलकर गाड़ी में बैठिए। इस बार अवंतिका जी ने कोई और सवाल ना पूछते हुए सीधे गाड़ी में बैठ गई। की गाड़ियाँ उनके साथ साथ बॉडीगार्ड का भी काफिला वहाँ से निकल चुका था। वैदेही का घर। सुबह के 10 बजे थे जब वैदेही अपने कमरे से तैयार होकर निकली। हॉल में आकर उसने अपने बैग में लैपटॉप और बाकी का सामान रखा। अपनी स्कूटी की चाबी लेकर बोली, मासी, हम नाश्ता ऑफिस में ही करेंगे, फिलहाल हम लेट हो रहे हैं। ये बोल वो जैसे ही पलटी कि मंजरी जी उनके सामने खड़ी थी। मंजरी जी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, हमें पता था कि सुबह सुबह आपका यही नाटक होगा। एक तो खुद लेट होंगी और फिर बिना नाश्ता की ही ऑफिस जाना है। फिर ये भी नहीं कि ऑफिस में कुछ खा लें, एक बार काम में लग गई खाना भी भूल जाएंगी। उनकी बात पर वैदेही ने कहा, नहीं मासी, हम सच कह रहे हैं, हम कुछ खा लेंगे। इस पर मंजरी जी उसके हाथ को पकड़ उसे बैठाते हुए बोली, सब समझते हैं हम, अब चुपचाप यहाँ बैठिए और खबरदार अगर बिना नाश्ता किए यहाँ से हिली भी तो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। उनकी बात पर वैदेही मुंह बनाकर बैठ गई। मंजरी जी ने उसे देखा और अपना सिर हिलाकर किचन में नाश्ता लेने चली गई। उनके जाते ही विधि भी आकर वैदेही के पास बैठ गई। मंजरी जी दोनों का नाश्ता लेकर आई और दोनों को ही दे दिया। वैदेही ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर प्लेट कर रख कर बोली, अब नाश्ता भी हो गया, अब आपकी आज्ञा हो तो क्या हम जाए? मंजरी जी ने उसे अपने पास आई और उससे बोली, वैदेही, वो हम क्या बोल रहे थे कि आज अगर आप ऑफिस ना जाए तो कैसा रहे? उनकी बात पर वैदेही ने आश्चर्य से कहा, ऑफिस ना जाए? पर क्यों, आज कुछ है क्या? इस पर मंजरी जी ने कहा, नहीं वैदेही, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज हमें सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, इसलिए आज अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। मंजरी जी की इस बात पर वैदेही उनके पास आई और मंजरी जी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर प्यार से बोली, हमारी प्यारी मासी, हम सब समझ रहे हैं कि आप जो हमें रोक रही हैं वो आपको
अच्छा लगने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके मन का डर है जो हमें यहाँ रोक रहा है। आप तो जानती है कि आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ आप सबको खोने से डरती है। इसके अलावा और कोई भी डर हमारा बाल विवाह नहीं कर सकता। इस पर मंजरी जी ने परेशान होकर कहा, पर उन्होंने इतना ही कहा था कि वैदेही ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, परवर कुछ भी नहीं मासी, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। और आप तो जानती है कि हम कभी भी ऐसे घर पर तो बिल्कुल बैठने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए और हमें लेकर तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसके इतने कहने पर भी मंजरी जी उसे रोकना चाहती थी, पर वो जानती थी कि उनके कुछ कहने का वैदेही पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वैदेही करेगी वही जो वो करना चाहती है। इसलिए मंजरी जी ने आगे कुछ नहीं कहा और वैदेही उन सबको बाय बोलकर चली गई। शाम का वक्त वैदेही अपने कैबिन में बैठे हुए अपना काम कर रही थी, तभी हमेशा की तरह उससे मंजरी जी का कॉल आया। मंजरी जी का कॉल देकर वैदेही ने कॉल उठाया और बात करने लगी। कुछ देर बाद बात करने के मंजरी जी ने उसे जल्दी घर आने को कहा ही था कि उनके घर की बेल बजी। विधि ने जाकर डोर खोला तो डोर खोलते के साथ ही उसकी चीख निकल गई। वैदेही ये सुन एकदम से डर गई और इससे पहले वैदेही कुछ पूछ पाती तो मंजरी जी की भी चीख सुनाई दी और फ़ोन कट गया। वैदेही ने दोबारा फ़ोन किया पर नंबर स्विच ऑफ था। वैदेही के दिल में अंदर तक एक डर ने अपनी जगह बना ली थी। वैदेही तुरंत ही अपने कैबिन से निकल भागती हुई ऑफिस से बाहर आई और अपनी कार लेकर तुरंत ही घर के लिए भागी। उसने लगभग 1 घंटे का अपना सफ़र आधे घंटे में ही तय कर लिया था। वो घर पहुंचते ही कार से उतर कर घर की तरफ भागी तो उसने देखा घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। वैदेही अंदर गई तो उसने देखा कि घर की सारी चीज़ें उथल पुथल थे, कोई भी इस वक्त अपनी जगह पर नहीं थी। वैदेही के मन में अब गुस्से और डर ने एक साथ अपनी जगह बनाई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे। वो अब घर बाहर निकल गुस्से से निकली ही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वैदेही ने देखा उसे 9 नंबर से कॉल आया था, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जिसे सुन वैदेही के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और वो तुरंत घर से बाहर की तरफ भागी। कुछ वक्त बाद वैदेही हाईवे की तरफ एक सुनसान सी जगह में बनी एक बंद फैक्ट्री में गई, जहाँ सुनसान एरिया होने की वजह से कोई भी शख्स आता जाता नहीं था। वैदेही अपनी कार से बाहर निकल तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि उस फैक्ट्री में कई सारे बॉडीगार्ड अपने ब्लैक कलर की ड्रेस में अपने हाथ में राइफल लिए हुए खड़े थे। वैदेही बेझिझक अंदर चली गई, जहाँ एक शख्स वैदेही की तरफ पीठ किए हुए खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। वैदेही ने उसे देखकर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? क्या है हमारे परिवार वाले? वैदेही की बात सुन उस शख्स के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को ज़मीन पर फेंका और जूतों से उसे मसल दिया। इसके बाद वो धीरे से पीछे की तरफ मुड़ा, जहाँ वैदेही खड़ी थी। वैदेही ने उसे मुड़ते ही उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मुंह से एकाएक निकला, आप? रुद्राय अपने धीमे कदमों से वैदेही के पास पहुंचा और टेबल स्माइल के साथ बोला, हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे, रुद्राय सिंह राजपूत को, जिस किसी ने आज तक हाथ तक लगाने की कोशिश नहीं की, उसे थप्पड़ मारोगी और यूं ही बच जाओगी? रुद्राय की बात पर वैदेही ने भी अपने चेहरे पर फीकी स्माइल आते हुए कहा, सही कहा, हम भूल गए थे कि आप एक अहंकारी और घमंडी शहजादे हैं। उसने लोगों को अपना गुलाम समझ रखा है, जो जो जी में आए वही करता है। पर हम वैसे नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सामने कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैदेही की बात रुद्र को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। रुद्र वैदेही के कुछ और करीब गया और उसके बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में भर कहा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, अब चलो तुम्हें कुछ एक्शन दिखाते हैं। ये बोल उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया तो बॉडीगार्ड अपने साथ एक टैब लेकर आया और कुछ वीडियो उसमें प्ले किया जो इस वक्त लाइव चल रही थी।
वो वीडियो ऑन होते ही वैदेही के मुंह से एक चीख निकली, विदु। इसी के साथ ही वैदेही अब रुद्र की पकड़ से झटपटाने लगी थी। वीडियो में एक जगह पर मंजरी जी और विधि को बेहोशी की हालत में रखा गया था। मंजरी जी एक चेयर से बंधी थी, पर वहीं विधि पानी से भरी एक टंकी में थी जिसमें लगातार पानी भरता जा रहा था। वैदेही को छटपटाते हुए देखकर रुद्र ने उसे झटका दिया, जिस वजह से वैदेही वही जमीन पर गिर गई। वैदेही को जब सच में गुस्सा आ रहा था, वैदेही ने खड़े होते हुए कहा, कुंवर सा, ये सब जो भी हमने किया है तो सज़ा भी आप हमें दीजिए, पर हमारे परिवार वालों पर एक भी खरोच हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमें जो सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं। रुद्र वैदेही के पास बैठकर उसके बाल को पकड़ उसे वैदेही को सर ऊपर करके हल्के से मुस्कुरा कर बोला, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और ऐसी सज़ा मिलेगी, इसकी गूंज हमेशा तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी। ये बोल वो खड़ा हुआ। उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। इशारा पाते ही बॉडीगार्ड एक बैग लेकर आया, रुद्र के हाथ में थमा दिया। रुद्र उस बैग को वैदेही के ऊपर फेंक बोला, ये लो और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। रुद्र की बात पर वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। वैदेही ने थोड़ी हैरानी के साथ रुद्र को देखा तो रुद्र एक बार फिर से उसके पास बैठ उसके थोड़ा करीब जाकर अपनी एक उंगली को वैदेही के चेहरे पर सहलाते हुए बोला, ऐसे हैरान होकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। कल मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, आज होगी, और वो भी तुमसे, और वो भी अभी और इसी वक्त। रुद्र की बात पर वैदेही की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। आगे के चैप्टर में आप देखेंगे कि किस तरह से रुद्र जबरदस्ती वैदेही से शादी करता है और क्या वैदेही इस शादी के लिए मानेगी और कौन से मोड़ लेगी इनकी अनोखी कहानी। जानने के लिए पढ़ते रहिए विवाह एक प्रेम प्रतिज्ञा। हर हर महादेव।